सुबह से लेकर। तो इतना सेपरेशन क्यों है? आप दिग्गज हो, वसई का आमदार हो, वसई के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। दूसरा, अगर हितेंद्र जी ठाकुर नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका विज़न है ही नहीं देने के लिए। अगर स्नेहा दुबे आएगी भी, क्या कर लेगी? ऐसे ही करेगी ना जो एमपी करती है। एमपी तो बीजेपी का है और वसई स्टेशन भी बीजेपी का आता है। क्या कर लिया? अगर अभी तक कुछ नहीं किया तो करेंगे भी कुछ नहीं। फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में करके दिखाऊंगा। अगर आज तक नहीं हो पाया, वसई की बीजेपी की एमपी होते हुए और अगाड़ी की एमएलए होते हुए, तो आगे भी नहीं होगा। और वो मैं करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक लेटर मेरा कोर्ट में भी दिया, मेरा बार एसोसिएशन में भी दिया। जो भी करप्शन क्लर्क या स्टाफ के द्वारा होता है, उसको हटाने के लिए। तो मेरे पास वो गट्स है, करप्शन फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दे सकता हूँ। दोस्तों नमस्कार। चुनाव चंद दिन बचे हैं। आज 12 तारीख हो चुकी है और 20 तारीख को चुनाव भविष्य तय होगा उम्मीदवारों का कि आखिर कौन उम्मीदवार कहाँ किस स्थान पर बैठेगा। फ़िलहाल इस समय हमारे साथ एक और उम्मीदवार जो एडवोकेट है, खुद उच्च शिक्षित है, एडवोकेट प्रहलाद राणा, जिन्होंने वसई से नामांकन भरा है, हमारे साथ है। उन्होंने क्या सोचकर और किस विजन के तहत अपना नामांकन वसई से भरा, इस पर हम चर्चा करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो अगर आमदार पब्लिक उनको आमदार चुनती है तो उनकी क्या विज़न रहेगी। और एक सवाल ये भी है कि पब्लिक उनको आमदार क्यों चुने। तो पहले ये सवाल करेंगे कि पब्लिक उनको आमदार क्यों चुने और अगर चुने जाते हैं तो क्या काम करेंगे। मुलाकात करते हैं सीधे। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको सबसे पहले हम बधाई देंगे कि आपने वसई विधानसभा 133 से अपना नामांकन भरा है और आपका नामांकन के बाद 6ठा क्रमांक आपका है। आपकी निशानी पेन की निब 7 तीरों वाली, बराबर। आप इस चुनाव में क्या विज़न लेके उतरे हैं और जनता से आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं कि जनता आपको वोट क्यों करे, पहला सवाल। और करेंगे, अगर जनता आपको वोट करे तो आप जनता को उस वोट के बदले में क्या देंगे, ये दूसरा सवाल। पहला सवाल आपका कि जनता हमें वोट क्यों करे। मैंने जनता के पास मेरा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ मैनिफेस्टो लेके गया हुआ है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड में 2011 से सब कुछ लिख के रखा हूँ। क्या क्या किया जनता के लिए, वसई की जनता के लिए और मेरे देश की जनता के लिए। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड में सबसे पहले आता है, मैंने 2011 में अन्ना हज़ारे जी के इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शामिल हुआ और करप्शन के सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए वो उधर मैंने वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मैंने ये सीखा, जब तक पॉलिटिक्स में करप्शन रहेगा देश हमारा आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हम 5वें अर्थनीति में है, जो कि 5वें इकोनॉमिस्ट आता है वर्ल्ड में। लेकिन आप कोई सोचिए, हम यूके को अभी क्रॉस किया, जिसका पॉपुलेशन ओनली 8 करोड़ है। हमारे पॉपुलेशन 144 करोड़ है। उनका पर कैपिटा इनकम 54,000 यूएसडी है। हमारा पर कैपिटा इनकम 2730 है। यानी 54,000 एक इंसान कमाते हैं एक साल में। हम केवल 2,000-3,000 की तरफ जा रहे हैं। यानी सोचो डिफरेंस कितना है। ये दावा करना कि हम सबसे बड़ी अर्थनीति के हिसाब से आगे जा रहे हैं, ये ज़रा-सा एक ही साइड हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो ही हम बोल सकते हैं हम विकास की ओर जाते हैं। दूसरा, मैंने एक 12 सितंबर 2017 को एक हमारा वसई का बात करता हूँ, सीएनजी नहीं हुआ करता था। मैंने सीएनजी लेटर दिया 10 फरवरी 2017 को। सीएम फडणवीस साहब हुआ करते थे और हमारा पेट्रोलियम और गैस नेचुरल गैस के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हुआ करते थे, उनको दिया।
फिर उसके बाद रिमाइंडर फॉलो अप किया। रिमाइंडर 30 जनवरी 2019 को दिया। उससे पहले एक मिनिस्टर आए, कल्चरल मिनिस्टर वसाई में, उनको वो पत्र सौंप दिया। आप देखे होंगे CNG आज वसाई विरार में है। ये मेरा इनिशिएटिव था, ये मेरा प्रयास था। दूसरा मुद्दा आप देखेंगे, वसाई के लिए प्रस्टिट्यूशन हुआ करती थी। अपना वसाई जैसे ही ब्रिज क्रॉस करोगे, ये उसके बाद लाइट नहीं हुआ करती थी, स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, उधर प्रस्टिट्यूशन हुआ करती थी। उसके बाद हमने माणिकपुर पुलिस स्टेशन को लेटर लिखा कि ये प्रस्टिट्यूशन जो है ये बंद होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। माणिकपुर पुलिस स्टेशन में से फ़ोन आया मुझे कि DYSP आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने गया, DYSP से मिला और मैंने सारे डिटेल बताया। बाकायदा बॉम्बे पुलिस एक्ट के हिसाब से प्रिवेंशन आप ले सकते हो। तो उसके कुछ हफ्ते के बाद आप देखे होंगे वैन खड़ी हो गई थी और उसको स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया, प्रस्टिट्यूशन उधर से हटा दिया गया। छोटे छोटे बात है, लेकिन ये इम्पैक्ट करते हैं बच्चों को, देश की भविष्य स्टूडेंट को। लेकिन ये छोटे छोटे बात को अगर इग्नोर करोगे, देश भी उसी तरह बढ़ते जाएगा। तीसरा मुद्दा मैं बताता हूँ, मेरे द्वारा काम किया गया। हमारे ही कोर्ट में JMFC एक तभी कोर्ट नंबर 3 हुआ करती थी। मैं लॉयर हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। तभी ये चेयर ऐसे ही टेबल में बैठे थे, ठाकरे साहब हुआ करते थे। मैंने एक लेटर लिखा ऑनरेबल एडिशनल डीजे को 24/1/2019 को लिखा कि ऐसा ऐसा एक डायस बनना चाहिए, जॉर्ज का डेकोरम होना चाहिए। कुछ महीने के बाद वो भी बन गया। उसके बाद आपको पता है DMart में चाइनीज़ प्रोडक्ट का DMart के साथ टाई अप हुआ करता था। चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने चाइनीज़ DMart की ओनर को पत्र लिखा, कॉपी टू इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, कमर्शियल मिनिस्टर को, ताकि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर बिकने लगे इंडिया में तो इंडियन एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे और इंडिया का रेवेन्यू कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो इसके बाद मैंने अगस्त 2018 में लिखा और जब भी अक्टूबर नवंबर में दिवाली आया, मैंने इंस्पेक्ट किया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत ही कम हो गया और इंडियन प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हो गया। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बोलो, टॉयज़ बोलो, वो सभी आता था चाइना से, लेकिन उसको कम कर दिया गया और उसके बाद इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगा। उसके बाद हमारा ये ब्रिज आप देखे होंगे जो अभी बंद पड़ा है और रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, ईस्ट वेस्ट का ब्रिज, एक तो पूरा हो गया, दूसरा वो तभी 2019 30 जनवरी 2019 को मैंने एक लेटर लिखा। वो लेटर रेलवे डिपार्टमेंट को था, कलेक्टर को था, एडिशनल BDO को था, SDO को था, अपना MP MLA सबको था। सबको मैंने लिखा कि ये जो ब्रिज अगर उधर 3 एक्सीडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई, 3 डेथ हुआ उसी की वजह से, एक ही पोल की वजह से। तो मैंने लिखा 30 जनवरी 2019 को ये सभी को लिखा। उसके बाद मैंने फॉलो अप किया रेलवे डिपार्टमेंट, क्योंकि वो ट्रैक के ऊपर है तो उनके दायरे में आता है। तो उन्होंने बोले कि 1,93 लाख कुछ रिपेयरिंग के लिए फंड सैंक्शन हुआ है। तो मुझे वो सैंक्शन लेटर भी दिए उन्होंने। तो उसके बाद आप देखे होंगे हेवी व्हीकल छोड़ के बाकी चलना शुरू हो गया था। उसके अलावा, वसाई के अलावा, मैंने देश के लिए ये जो आप वो 500 की नोटबंदी से पहले मैंने सितंबर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि 500 और 1000 नोट बंद होना चाहिए। ये करप्शन के लिए और ब्लैक मनी के लिए बहुत ही इम्पैक्ट गिराता है, तो इसलिए इसको बंद करना चाहिए। लेकिन एक मिस्टेक हुई थी सरकार में 2000 नोट की इंट्रोडक्शन करके, बाकी वो मिस्टेक को रेक्टिफाई किया गया। उसमें से बहुत सारा पैसा नुकसान हुआ देश का। तो वो डिसीजन स्ट्रिक्टली
प्लानिंग के हिसाब से लिया जाना चाहिए। अगर 500,000 नोट बंद करते हो, 2,000 नोट की इंट्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। अगर करते हो तो फिर इसको दबा के उसको आप इंस्पायर करते हो। उसके साथ साथ आपने देखा होगा ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता का इंट्रोड्यूस किया गया अभी जुलाई 2024 में। उससे पहले मैंने लिखा था कि 29/9/2023 को स्टैंडिंग कमेटी को, और अमित शाह जी होम मिनिस्टर थे, उनको लिखा था, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, पुलिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक लॉ एंड ऑर्डर देखे और एक इन्वेस्टिगेशन देखे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो देखे वो खुद ही उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन देखे वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ताकि प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके आगे रिजॉल्व किया जा सकता है और जस्टिस डिलीवर्ड जो है विद इन कम टाइम पीरियड में दिया जा सकता है। लेकिन ये मेरा जो सुझाव है वो कंसीडर नहीं किया गया। उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन, मेरे पास सारे लेटर है, आपको मैं दिखा दूंगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन का खाली बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, कुछ इनिशिएट हुआ कि नहीं। मैंने 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए 4 मई 2023 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को लिखा, एटलीस्ट अगर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन करने में सफल नहीं हुए, जैसे दिल्ली का इलेक्शन पोस्टपोन करके 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया, वैसे सरकार का और प्रेसिडेंट का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 6 महीना आगे या पीछे कर दिया जा सकता है। जैसे जनरल इलेक्शन होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन करके अपना जनरल इलेक्शन में चुनाव करने के लिए दिया था, जो कि 2-4 महीने और था। लेकिन वैसे अगर कर दिया जाए, हमारा कितना पैसा बच सकता है, इसमें मैंने सारे डिटेल दिया था, कौन सा स्टेट में कौन सा स्टेट 6 महीने के अंदर आता है, तो वो सभी हमने डिटेल में लिख के दिया था, ताकि ये जो 6 महीने का आप अगर एक बोलते हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो हम पहले तो कोशिश करेंगे ये जो 6 महीने में जो 2-3 चुनाव होता है, जैसे अभी अपना जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा का हुआ, अभी उसके बाद जनरल इलेक्शन उससे पहले हुआ, अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, उसको अगर एक ही बार किया जाता कितना पैसा देश का बचता। पॉलिटिशियन अपने जेब से तो खर्चा करते नहीं है, तो अगर नहीं करते हैं तो वो क्यों नहीं सोचते हैं देश का पैसा बचना चाहिए। अगर देश का पैसा नहीं बचेगा, आपको पता है 163 लाख करोड़ की कर्जा है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा कर्जा है। वो कर्जा कैसे चुकेगा? हम ओनली इंटरेस्ट ही देते रहे हैं, इंटरेस्ट देते रहे हैं, और वो कर्जा का कर्जा वैसे का वैसे है। और वो पैसा चुकता करने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब एजुकेटेड इंसान उधर जाएगा, असेंबली या पार्लियामेंट में जाएगा और वॉइस रेज करेगा, तभी हो सकता है। जब ही सतीदाह प्रथा विलुप्त किया गया, तभी वॉइस रेज किया गया था। अभी अगर वॉइस नहीं रेज करेंगे तो कुछ भी होना संभव नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा, पीछे आएंगे। आप ग्लोबल की बात करते हो, ग्लोबल विश्व गुरु की बात करते हो, कितना अपना नोबेल प्राइज़ मिला है, ओलंपियाड में कितना गोल्ड मिलता है, चाइनीज से कितना पीछे हैं हम, तो वो सभी को हमको तैयारी प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, जैसे चाइनीज़ करते हैं और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री करते हैं या तो अमेरिका करते हैं। मैं अभी यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। आपने जितने जो मुद्दे बताए, वो मुद्दे जहाँ तक मुझे समझ में आए और हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को समझ में आ रहे हैं, वो मुद्दे जुड़े हुए हैं देश लेवल के। और देश लेवल के मुद्दे यानी कि कहीं ना कहीं संसद चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वो मुद्दे ज़्यादा हावी हो सकते थे, होने ही चाहिए। ये जो आपके जो एक से एक चीज़ है, एक पॉइंट पर मैं वापस आऊँगा बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा में खासकर लोकल लेवल पर आप वसई से आपने फॉर्म भरा है, तो लोकल लेवल के क्या मुद्दे हैं वसई से। इसी सवाल में एक सवाल ये है कि वसई से दिग्गज हितेंद्र ठाकुर अपने आप में एक ब्रांड है,
उसके बाद में उनको टक्कर देने विजय पाटिल है, उनके पीछे भी महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत से खड़ी है। फिर महायुति की स्नेहा दुबे पंडित है। तो ऐसे दिग्गज होने के सामने आपने भी पर्चा भरा है। क्या आप सोचते हैं कि इन तीनों के बड़े दिग्गज होने के बावजूद आपको भी जनता पसंद करेगी, ये आपको क्यों लगता है? और वही सवाल वापस दोहराऊंगा कि आपके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे काफ़ी बड़े हैं, एक से एक, लेकिन वो नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल और ग्राउंड लेवल की बात करें तो क्या मुद्दे हैं? ग्राउंड लेवल के बात करें तो छोटा सा बात आप समझ लीजिए, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वसई है 133 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रेन अगर निकलती है, लोकल ट्रेन, ओनली 8 ट्रेन निकलती है वसई से। जो टाइमिंग रहता है सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, ओनली 8 लोकल ट्रेन निकलती है। लोकल ट्रेन हमारा बैकबोन है, बॉम्बे में काम करने के लिए जाते हैं वसई वाले, और उसमें वही देखें तो 72 ट्रेन निकलती है विरार से। ये सेपरेशन क्यों है? हमको वसई में ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अगर आप वसई का एमएलए हो, आप बोले हितेंद्र जी ठाकुर है कि स्नेहा दुबे है, कोई दिग्गज है, अगर आप उनको वोट देंगे तो वैसा ही रहेगा। 7 ट्रेन है, 7 ट्रेन ही रहने वाला है। अगर आप मुझे वोट दोगे, लोकल ट्रेन जो 7 है, अगर विरार से 72 जाता है, एटलीस्ट 25 वसई से जाना चाहिए। तो जाके अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, वसई विरार में 19 से 20 लाख की पॉपुलेशन है। स्टेशन तो 3 है, नाला सुपारा से भी वही 7 ट्रेन जाती है, वसई से 8 या 9 ट्रेन जाती है 10 बजे तक, जो ऑफिस टाइमिंग है। ऐसा पूरा नहीं बोल रहा हूँ, सुबह से लेकर। तो इतना सेपरेशन क्यों है? आप दिग्गज हो, वसई का आमदार हो, वसई के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। दूसरा, आप नगर पालिका के वेबसाइट में जाइए, टोटल जो स्कूल है ना वो 224 रिकॉर्ड है। उसमें से जो स्कूल है नगर पालिका का या गवर्नमेंट का स्कूल है वो ओनली 13 है। वो क्यों है? पढ़ेंगे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? इसको अगर लिंक करो, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम राशन देते हैं, यानी 80 से 82 लाख लोग राशन लेते हैं। राशन कौन लेता है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, यानी गरीब है 54% इंसान। अगर 20 लाख हमारा जनसंख्या है वसई विरार में, तो 10 लाख से ज़्यादा गरीब है। 10 लाख से ज़्यादा गरीब वो फीस अफोर्ड कर पाएंगे क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए? अगर नहीं तो उनको ये सुविधा से वंचित क्यों हो गया? क्या ओनली अमीर लोग ही पढ़ाई करेंगे? गरीब का अधिकार नहीं पढ़ाई के लिए? आपने राइट्स टू इंफॉर्मेशन के हिसाब से 14 साल तक वो पढ़ाई करेगा, यानी 8वीं तक वो पढ़ाई कर सकता है। बाद में क्या आके आपका जय हो मोदी जी, जय हो राहुल जी बोलते रहेगा? कब तक चलेगा? देश ऐसे आगे लेके जाओगे? ऐसे नहीं जा सकता है। मेरा मैनिफेस्टो क्लियर है कि क्वालिटी एजुकेशन में अकेला मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऐसा दे सकता हूँ। फ्री क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकता हूँ, मेरा रोड मैप तैयार है। ये जो कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि स्कूल वाले मोबाइल में पढ़ाते थे, मतलब ऑनलाइन कोचिंग। हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग का बहुत सारा टीचर्स जो एक्सपर्ट है वो चैरिटी बेसिस में देना चाहते हैं उनकी शिक्षा। और आपका जो मिडिल क्लास लोगों की बात बोलता हूँ, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में देके और उनके बच्चे आईआईटी एम्स जैसे इसमें पढ़ने के लिए। और उनका पोर्टल देखोगे ना वो लाखों में होता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन मेरा मोटो है और सबको मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। ये मैं करके रहूँगा। खाली गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करो, शिक्षा देने का काम मेरा है, वो भी ऑनलाइन में। आपको खाली मोबाइल एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा। ये हो गया जो कि आज तक अगर हितेंद्र जी ठाकुर नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका विज़न है ही नहीं देने के लिए। अगर स्नेहा दुबे आएगी भी क्या कर लेगी? ऐसे ही करेगी ना जो एमपी करती है। एमपी तो बीजेपी का है और वसई स्टेशन भी बीजेपी का आता है। क्या कर लिया? अगर अभी तक कुछ नहीं किया तो करेंगे भी कुछ नहीं। दूसरी बात आते हैं
जॉब टू ऑल, मेरा मैनिफेस्टो वेरी क्लियर है। जॉब टू ऑल कैसे मैं दे सकता हूँ? स्किल्ड जो अनस्किल्ड पर्सन को स्किल्ड करवाना वो मेरा जिम्मेदारी है, और वो कैसे भी करके स्किल्ड करा के उसको अच्छा जॉब देना और उसको अच्छा बिजनेसमैन बनाना वो मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भी MBA फाइनेंस में हूँ, LLM बिजनेस लॉ में हूँ। तो इसको मुझे जितना पढ़ाई है मैं सब लगा दूंगा ये वसाई की डेवलपमेंट के लिए। तीसरा मुद्दा है कॉरपोरेशन, जो मेरे करप्शन फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में करके दिखाऊंगा। अगर आज तक नहीं हो पाया वसाई की बीजेपी की MP होते हुए और अगाड़ी की MLA होते हुए, तो आगे भी नहीं होगा, और वो मैं करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक लेटर मेरा कोर्ट में भी दिया, मेरा बार एसोसिएशन में भी दिया, जो भी करप्शन क्लर्क या स्टाफ के द्वारा होता है उसको हटाने के लिए। तो मेरे पास वो गट्स है, करप्शन फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दे सकता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट टू बेस्ट देता हूँ। मेरा एक विज़न है, छोटा सा है, वसाई वेस्ट से लेकर रेंज ऑफिस तक मैं एक फ्लाईओवर बना दूंगा। जैसे क्राउड इतना होता है ना सर, जो टाइमिंग जो ऑफिस टाइमिंग में इतना क्राउड होता है, एक घंटा लगता है बस को आने के लिए, या और नगर पालिका की बस बहुत ही बढ़ना चाहिए, तो वो मैं ही करा सकता हूँ। आज तक अगर वो ही नहीं कर ऐसा पाए। बोला जा रहा है कि फ्लाईओवर तो ऑलरेडी सेंक्शन हो चुके हैं, आने वाले समय में उसका काम होने वाला है। अब कहाँ, जैसे वो ये भाईंदर से ये वसई हो रहा है, वैसे ही ना फ्लाईओवर, वो खाड़ी के ऊपर जो फ्लाईओवर रोड है ना, हमको वसई वालों को जाने के लिए, वसई से अगर जाना है तो फाउंटेन घूम के जाना पड़ता है। वैसे ही होगा, 30 साल से सैंक्शन किया हुआ है, अभी तक वो हुआ नहीं। वैसे ही सैंक्शन होता रहेगा, होगा नहीं। कितनी बार आपने देखा, आप तो मीडिया में हो, कितनी बार पार्लियामेंट असेंबली में कि वॉइस रेज किए, ये फ्लाईओवर अगर सैंक्शन हो गया इतने टाइम तक हो जाना चाहिए, हमारे आमदार को देखा नहीं देखा। क्योंकि अगर ये बोलने लगेंगे, ED वाले वो भेज देंगे, बीजेपी वाले ED को, वो ये ED को डरेंगे, ये ED से डरवाएंगे। और मैंने ED को पत्र लिखा, ये देखो, कि CBI को पत्र लिखा, ED को पत्र लिखा कि आपने क्या क्या किया अभी तक। ये CBI को मैंने लिखा कि आप ये ब्यौरा दो, जितना कितना ये सबमिट किए हो। इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, बस मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आया, अभी तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। ये ED का है, ये ED का है। ED मैंने बोला कि आपने कितना केस रजिस्टर किए, कितना आपने सॉर्ट आउट किया, कितने को कन्विक्ट किया और कितने बाकायदा छूट गए, और कितने मामले में आपने चार्जशीट फाइल नहीं किया, वो डिटेल दो। वो अभी तक खाली ट्रांसफ़र कर दिया गया, मेरा एप्लीकेशन मिला नहीं। ऐसे ही करेंगे सर, ऐसे ही करेंगे। चेंजेस के लिए गट्स होना चाहिए और जनता के लिए लड़ना आना चाहिए। वो इनमें है ही नहीं, वो खाली पॉलिटिक्स करते हैं, जनता की मुद्दे उठाते ही नहीं। और जनता भी जो आता है उनके पास सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, करेंगे भी तो क्या करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट देखना चाहते हो, मुझे अगर भेजते हो सांसद असेंबली में, तो सारे मुद्दे में उठाऊंगा और उसको लेके आऊँगा। और भी कुछ बचा है आपके मैनिफेस्टो में? यस, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल हमारा एक बहुत मुद्दा है। मैं वकील हूँ, सभी वकील बंधुओं में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास किया जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। और महाराष्ट्र, हमारा बार एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एक बिल फॉर्मेट तैयार किया, हमको सजेशन के लिए भेजा था, हमने सजेशन भी दिया। वो बिल को एटलीस्ट महाराष्ट्र में पास कराने के लिए आई विल रेज माय वॉइस, वो होना ही चाहिए। वकीलों को बहुत सारा प्रॉब्लम आता है और अननेसेसरी केसेस में फंसा के उनको प्रहार किया जाता है, वो सहने वाले नहीं है। सारे वकील बंधु आपके लिए ये वॉइस में उठाते ही रहूँगा और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास होता रहेगा। आपके मैनिफेस्टो में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, लेकिन प्रेस रिपोर्टर प्रोटेक्शन की आपने बात नहीं की, क्योंकि सेम चीज़ जो आप बता रहे हो वही चीज़ प्रेस रिपोर्टर है, उनको भी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ती है। हम लोग मीडिया से हैं, हम भी झेल चुके हैं, झेल रहे हैं।
तो हम मीडिया का क्यों नहीं आपने जिक्र किया? मीडिया का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मीडिया की तरफ से भी बहुत सारा बेनिफिट, बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और आपके लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एडवोकेट के लिए, आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्तंभ है, जो चारों स्तंभ होता है, आप उनमें से एक हो। आपकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है और होना भी चाहिए, और मैं तो इसके सपक्ष में हूँ। और हो जाए, मुझे अगर चुनते हो तो ये भी मैं असेंबली में क्वेश्चन रेज करूंगा कि मीडिया प्रोटेक्शन के लिए और भी थोड़ा डिफरेंशिएट किया जाए आम आदमी से। और कुछ? हाँ, और म्युनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर आप देखोगे तो एक एक घंटा आता है हर सोसाइटी में। वो क्यों है? कुछ रोड मैप है, ये जो आप बोल रहे हो दिग्गज के पास कुछ रोड मैप है, अगले 5 साल में कैसा होना चाहिए, अगले 5 साल में 45 मिनट हो जाएगा, या आधा घंटा हो जाएगा, या 2 घंटा हो जाएगा, या 5 घंटा हो जाएगा, या 24 आवर हो जाएगा। मेरा क्लियर कट है, 24/7 इसका रोड मैप भी तैयार है। इसका रोड मैप ऐसा है, अगर पानी की स्कार्सिटी होती है तो पानी एक साल में, ये बारिश के सीज़न में इतना रिजर्व कर लिया जाएगा कि मेरे 19 से 20 लाख जनता के लिए, मैं अपनी असेंबली की बात नहीं करता हूँ, वसई विरार की बात करता हूँ, और उनके लिए पानी की तकलीफ एक साल के बाद होगा ही नहीं। उसके लिए जो भी डैम बनाना पड़े बनाएंगे, प्रिजर्वेशन करना पड़े करेंगे, लेकिन एक साल के लिए जितना भी वाटर कंजप्शन होता है उससे ज़्यादा हम स्टॉक करके रखेंगे। 24/7 आपके घर में पानी होगा। आप नल खोलोगे, आपकी पानी की टांकी की ज़रूरत नहीं होगी। नल खोलोगे तो पानी आएगा, नल खोलोगे तो पानी आएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका मुख्य मुद्दा वसई में पानी रहता है। आपने ये मुद्दा नीचे लिया है, लेकिन उसमें बातें कही, तो क्या समझा जाए कि आपका ये जो मुद्दा नीचे भले ही आया, लेकिन जैसा आप वादा कर रहे हो अपने वोटर से, वैसा आप करके दिखाओगे? ये मेरा उनका वादा में खाली वादा ही होता है, मेरा रोड मैप है। कैसे हो सकता है? एक लॉजिक होता है, एक लीगल होता है, और एक सोशल होता है। मेरे पास लॉजिक है, मेरे पास रोड मैप है, लीगली कर सकते हैं, वो हो सकता है। उनके पास रोड मैप नहीं है, खाली बोल बच्चन करने के लिए वादा करते हैं। और क्या आपके मैनिफेस्टो में? अभी हम देखेंगे न्यू गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल की बात करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल जैसे मैंने बोला 13 से 15 है, उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम करवाएंगे। स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल आपको पता है हॉस्पिटल क्यों नहीं करती है कोई भी सरकार? इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम छुपा हुआ है, वो आपको पता नहीं चलेगा। ये जो मेडिक्लेम पॉलिसी का स्कैम, आप अगर आपकी फैमिली के लिए करते हो 2-3 जन के लिए, तो आपको मिनिमम 12,000 मेडिक्लेम भरना पड़ता है। मेडिक्लेम भरोगे तो ही आप ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी आप खुद का सिक्योर कर रहे हो, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वही हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल विथ ऑल फैसिलिटीज़ अगर दे देंगे तो उसमें आपको वो जो पैसा है वो आपके पास रहेगा। और गवर्नमेंट नहीं चाहती है, या तो आमदार या खासदार नहीं चाहती है आपका पैसा आपके जेब में रहे, इसलिए वो मेडिकल, आपको पता है कितना मेडिकल है? टोटल वसई विरार में 7 मेडिकल है, टोटल 7 हॉस्पिटल है। और उसमें कैसे कैसे हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, एक बार आपको जब भी टाइम मिलेगा वो हॉस्पिटल में जाके आइए। कुछ नहीं होता है, जो पहले से है वही है। इतना करोड़ की फंड आती है वसई विरार, और वसई विरार नगर पालिका इतना करोड़ की फंड जनरेट करती है। करती क्या है? अगर स्कूल वही है, हॉस्पिटल वही है, ट्रेन का सिचुएशन वही है, बस भी उतना है, रोड भी वही है, तो पैसा जाता कहाँ है? कभी सोचा है आपने? पैसा जाता है ऐसे कि एक प्रोजेक्ट बना दो वाटर का। आप कभी भी वाटर का जो आप देखे होंगे, एक लिखा हुआ है वसई विरार महानगर पालिका पानी, उसमें आप कभी ये करना, उसमें पानी में नल नहीं होगा। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दो जो हमको इलेक्शन के टाइम पे हेल्प किया था। वो ऐसे पैसा आता है, सैंक्शन ऐसे घूमता है और फिर पैसा आ जाता है। बहुत लंबा हो रहा है, अब हम अगर खात्मे की तरफ बढ़े तो और क्या क्या मुद्दे आपके बचे हैं? इसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक मुद्दा बच गया मेरा। इलेक्ट्रिसिटी का जो मैंने लाया था एक बिल, आप बोलते हो
कि लाड़की बहन योजना या फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भत्ता देते हो, स्टाइपेंड देते हो, जो देते हो, इसमें 16% टैक्स क्यों लेते हो? 16% टैक्स लेते हो और इतना रेट बढ़ा के लेते हो। ये 100 से ज़्यादा अगर यूनिट जो कोई वापर रहेगा, मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब की इंसान को पूछता हूँ कि आप अफोर्ड कर पाएंगे? 10 रुपया 29 पैसा 100 यूनिट के बाद, 100 यूनिट तक 4 रुपया 71 पैसा। यानी अगर आपके पास एक फ्री स्टोर भी है, वहन आकर है, वहन उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, उसका पैसा क्या है? मतलब ये क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें है ऐसा, अगर ये लाइट गरीब के लिए है तो गरीब के लिए इतना शुल्क क्यों है? आपने काफ़ी अच्छा मुद्दा ये लिया है। इस मुद्दे की बात करें तो इन्होंने पब्लिक को बरगलाने के लिए सिर्फ इसमें जो बाइफर्केशन किया है 4 रुपये किया है, लेकिन अगर यहाँ मैं जाऊँ तो वहन आकार, फिर उसके बाद में टैक्स और ये मिलाकर अगर 100 से नीचे भी है, समझो 0 से 100 यूनिट भी है, तब भी कम से कम 8 से 9 रुपये यूनिट पड़ता है, 900 रुपये बिल आता है कम से कम। यस। क्यों? तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे, अगर ये देखो, मैं एमएलए हूँ, अगर एमएलए होता हूँ वसई का, मैं वसई के बारे में सोचूंगा, मैं एक ये बात असेंबली में उठाऊंगा, ये कंपनी का, महाराष्ट्र विद्युत निगम का जिम्मेदारी है। अगर ये मेरे बात सुनता नहीं है तो मैं सब्स्टिट्यूट देखूंगा। सब्स्टिट्यूट में या टाटा पावर को ला सकता हूँ या सोलर सिस्टम खड़ा करके मैं उनको कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम पर यूनिट रेट में मेरे पब्लिक को दे सकता हूँ। इन पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा मैं। मेरा कंस्टिट्यूएंसी की लोगों को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए मैं सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। अब एक आखिरी सवाल ये है कि आपके इतने अच्छे विज़न है, आपका जो मैनिफेस्टो जो आपने जनता को बताया, हमें बताया, कई चीज़ें ऐसी है उसमें कि जो लोगों की सोच तक में नहीं है। अच्छा लगा हमें आपका ये मैनिफेस्टो, लेकिन अगर आपका इतना बड़ा विज़न है तो आपने ये क्यों कोशिश नहीं की कि किसी पार्टी के तहत आप चुनाव में उतरते, ताकि कम से कम आपको समर्थन जो है वो पार्टी का जो अपना वोट बैंक है उस हिसाब से समर्थन आपको ज़्यादा मिल पाए? अभी आप अपने आप को कहाँ देखते हो और क्या वोटर को आप अपील करना चाहेंगे? पार्टी की बात बोलें, चलो उसको पहले सट आउट करते हैं। एक पार्टी कांग्रेस बोलती है ठकाठक 8,000 रुपया दे देगा। अगर पैसा ठकाठक 8,000 रुपया देने वाले हो तो पैसा कहाँ से आएगा? उसका कोई सोर्स है? मैं एमबीए किया हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकता। और एक पार्टी है बीजेपी, लाड़की बहन योजना में 44,000 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो पैसा कहाँ आएगा उसका भी दिखाया नहीं। पैसा आएगा कहाँ से? यहीं से लोगे आप, जैसे बिजली से। यहाँ तो आप 500 का नोट आपने देखा होगा, स्टाम्प पेपर 100 रुपये में मिलता था, अभी 500 रुपये में मिलेगा। जेब किसकी कटेगी? 100 का अभी तो चालू हो गया। स्टाम्प पेपर 100 रुपये में लेके आप और 100 रुपया टाइपिस्ट को देके एफिडेविट 200-300 रुपये में बना सकते थे। अभी वही एकदम 500 बढ़ जाएगा। तो पैसा यहीं से लोगे ना आप। तो अगर पैसा लेके इधर से लेके बांटना ही है तो वोट बैंक के लिए क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा आर्टिकल है जो कि आप इन्वेस्टमेंट करके उसमें से पैसा जनरेट करके देश की तरक्की कर सकते हो। वो क्यों नहीं करते हो? 5 साल की राजनीति क्यों करते हो? पार्टियां तो यही करती है ना सर। किस पार्टी में जाओ? और इस मेरे को समझेगा कौन? जनता के अलावा और कोई समझने वाला नहीं। पार्टी एक ही होती है। पार्टी ऊपर से जो छोड़ दिया जाता है वो नीचे तक आना तय है। आप वॉइस रेज नहीं कर सकते हो। वॉइस रेज करोगे जनता के लिए हित में तो पार्टी से निकाला जाओगे, तब मैं कहाँ रहूँगा? इसलिए पार्टियां जब तक नहीं सुधरेगी, आजकल की पॉलिटिक्स देते हो। मैंने जो मुद्दा किया वो कोई बोला क्या? आजकल धर्म की राजनीति होता है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई की राजनीति होता है। क्या मिलेगा? आपको एक सिंपली सा उदाहरण देता हूँ। इसमें नुकसान किसका है, प्रॉफिट किसका है, ये पब्लिक नहीं समझती है। पब्लिक अगर ये है तो समझ जाओ पब्लिक। सपोज मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हुए तो आपके कोई रिलेटिव बच्चे या आपकी कोई वो मुस्लिम बहुल एरिया में है और मुस्लिम की कोई रिलेटिव हिंदू बहुल एरिया में है,
सिचुएशन कहाँ क्या होगा। सपोज आप एक हिंदू बहुल एरिया में हो या तो मुस्लिम बहुल एरिया में हो, लेकिन वो आपका रिलेटिव का क्या होगा, आपका बेटे का क्या होगा, आपका बच्चों का क्या होगा? कोई सोचा है उनके बारे में? नहीं सोचा है, क्योंकि ये ओनली नफ़रत से देश नहीं चलेगा। बात करो, मुद्दे की बात करो। ऐसा राजनीति पॉलिटिक पार्टी करती है, इसलिए आपका सवाल का क्लियर जवाब है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब राजनीति में, इसलिए मैं पार्टी को नहीं ज्वाइन करता हूँ या तो करता नहीं हूँ। जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूँगा, अगर आपको रियली कुछ देश की उन्नति चाहिए, राज्य की उन्नति चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की उन्नति चाहिए, तो मुझे अगर वोट करेंगे तो मैं आपका आवाज़ और मेरा जो प्रतिज्ञा पत्र है, मैनिफेस्टो नहीं, मेरा एफिडेविट है, इसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और बेस्ट टू बेस्ट मेरा ऑफिस वसाई वेस्ट स्टेशन के पास ही है, मैं पैसे में वकील हूँ, आप मुझे मिलने आ सकते हो। लेकिन आप अगर दूसरे पार्टी की लीडर को दिए, मिलने के लिए आपको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा आप समझ लीजिए। तो इसलिए मैं आपकी तरह हूँ, अगर आप मुझे वोट करते हो यानी आपकी एक फैमिली मेंबर को असेंबली भेज रहे हो आपकी वॉइस रेज करने के लिए, तो इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की अपील है। तो ये हम बात कर रहे थे एडवोकेट प्रहलाद राणा जी, जो कि वसई विधानसभा से प्रत्याशी है। इन्होंने अपक्ष फॉर्म भरा है। आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतना लंबा जाएंगे, लेकिन चूँकि इनके एक एक मुद्दे हैं, हम उनसे पीछे अपने आप को नहीं ले पाए। इनके जो विज़न है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में काफ़ी कम बिंदु लिखे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावशाली बिंदु है और उन बिंदुओं को हमने यहाँ अच्छे से समझा है। इनके पहले या दूसरे ही बिंदु में इन्होंने जो कहा जाता है, इस समय देश की सरकार जिस तरह से दावा कर रही है कि हमारी सरकार में 10 साल में सरकार आने के बाद ये देश जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। उसकी इन्होंने पोल खोलकर रख दी कि आप 5वीं देश की अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बता रहे हो, तो आपके सामने दूसरी कंट्रीज़ जिनके आपकी जो जनसंख्या है उसके घनत्व के अनुसार उनकी जनसंख्या कितनी है और उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आपकी कितनी है, तो कहीं ना कहीं आपके दावे खोखले हैं। साथ ही साथ स्थानिक मुद्दों पर इन्होंने बात कही और इन्होंने जो कहा है आपने सुना है, लेकिन फिर भी आपने पेशेंस बनाए रखा, अंत तक हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। एक बार हम फिर से प्रहलाद राणा जी को बधाई देते हैं उनके विजन के लिए और कामना करते हैं कि उन्हें जनता मौका दे और वो चुन कर आए। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।